हाल ही में सालगिरह थी, मेरी नहीं है, कुछ भी समझ जाते हो। 19 जनवरी 2021, वो यादगार दिन जब टूटा था गाबा का घमंड और बिल्कुल ही अनबिलीवेबल अंदाज में वो मैच और सीरीज भी अपने नाम की। उस सीरीज में एक यंग ओपनर काफी बढ़िया खेला था, जिसकी बैटिंग ने हम सबको काफी एंटरटेन किया और यहीं से उसने टेस्ट करियर का आगाज किया था। नाम था शुभमन गिल, जिसे सबने प्रिंस कहा। आज उस प्रिंस ने 20 टेस्ट खेले हैं, जहां उसके आंकड़े बेहद खराब हैं, महज 30.6 का एवरेज। अब ना तो बाहर उसका बल्ला चलता है और ना ही घर में अहमदाबाद के सिवा किसी मैदान पर वो लाल बॉल में निखरता है। मुश्किल परिस्थितियों में तो खेल पाता नहीं, लेकिन घर में भी कुछ कमाल दिखाता नहीं। फॉर्म तो रहा नहीं, लेकिन बैकिंग हद से ज्यादा मिल रही है। अभी भी टीम में शामिल है और अपनी मन मर्जी की पोजीशन नंबर 3 पर खेल रहे हैं। कप्तान को बोला और ओपनिंग से खुद को हटा लिया। यह देख करके दिल टूटता है, खून खौलता है उस बदकिस्मती के लिए जिसने उससे बेहतरीन खिलाड़ी का करियर खत्म कर दिया। क्या कसूर था उसका यार। एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कुछ तो अच्छा था और रन भी अच्छे खासे बना रहा था। फिर उसे क्यों गुमनाम कर दिया गया? इतना सपोर्ट उसे क्यों नहीं मिला? जैसे गिल ने इस दौरे पर डेब्यू किया था, इसे ठीक एक दौरे पहले डेब्यू किया था मयंक अग्रवाल ने, वो भी बेहद प्रेशर के हालात में। अब माना कि 2020 वाली सीरीज अनमैचेबल उतार चढ़ाव वाली थी, जहां 36 ऑल आउट के वक्त पूरी टीम गंदा खेली, इसलिए प्रेशर सब पर था। लेकिन यहाँ अकेले इन पर सारा दारोमदार था, जो कि ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। ओपनर राहुल और विजय सिवाय विकेट फेंकने के कुछ नहीं कर रहे थे। इतना खराब फॉर्म, वो भी एक साथ दोनों ओपनर्स का, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मानो कसम खाकर आए थे कि हम नहीं चलेंगे। तब तीसरे मैच में एमएसजी के ऐतिहासिक मैदान पर मयंक को जिम्मेदारी सौंपी गई और इनके पार्टनर थे हनुमा विहारी, जो कि पहली और आखिरी बार ओपनिंग कर रहे थे। शानदार अंदाज में इन्होंने डेब्यू पर ही 76 रन ठोक दिए। अगली पारी में टीम ने सिर्फ 106 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 42 मयंक के थे। अगले टेस्ट में इन्होंने 77 बनाए। हम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीते। मयंक ने मौके का भरपूर फायदा उठाया, शानदार बैटिंग की और भारत को एक रिलायबल ओपनर मिल गया, जो कि ऊपर से बढ़िया शुरुआत देकर कप्तान कोहली की सिरदर्दी को कम करता। पुजारा से भी बर्डन जरा कम हुआ और रहाणे भी फ्रीली होकर के खेल पाते। ये कोई ऐसे ही टीम एंटर नहीं हुए थे। 2017-18 के रणजी सत्र में 1000 से भी ज्यादा रन थे इनके नाम। पहाड़ खड़ा कर दिया था इस बंदे ने। दूसरी बात, भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमी रही है स्पिनर्स को ठीक न खेलना। आज भी टीम में कोई इक्के दुक्के खिलाड़ी हैं जो कि स्पिन को अच्छा खेल सके। इस वक्त भी 1-2 ही थे, बाकी तो सब स्पिन में फंसते थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के बाद मैंने कोई दूसरा ओपनर देखा था जो क्रीज से बाहर निकलकर स्पिनर्स को गगनचुंबी छक्के मारता, और उसका बैटिंग स्टाइल इतना लाजवाब कि मजा आता था देखने में। हाई बैक लेफ्ट, कमाल के कट, ड्राइव्स में ताकत, सॉलिड डिफेंस, मजेदार तकनीक और स्पिनर्स की जान निकालने वाला खिलाड़ी जो कि ऑफ स्पिनर पर हावी रहता। ऊपर से ये और नीचे से ऋषभ पंत, स्पिनर्स के काल थे उस टीम में, जो कि खूब एंटरटेन करते अपनी बैटिंग से। बाहर तो मयंक को सक्सेस मिली ही, हाँ वेस्ट इंडीज दौरे पर उतने रन नहीं आए जैसी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। 2 टेस्ट में सिर्फ 150। मगर अब बारी आई डोमेस्टिक सीरीज की, जहां स्पिनिंग ट्रैक पर इनके डिफेंसिव और अटैकिंग स्ट्रोक प्ले दोनों का टेस्ट होना था और मयंक ने यहाँ भी तबाही मचा दी। जब साउथ अफ्रीका इंडिया आई 3 टेस्ट मैच की सीरीज, जिसका आगाज हुआ मयंक के कार्डनेस से। पहले मैच की पहली पारी में ठोक दिए 215 रन। एक बार फिर बैटिंग पार्टनर चेंज हुआ रोहित शर्मा, मगर इन्होंने हिटमैन के साथ पहले विकेट के लिए 317 रन जोड़ दिए। 23 चौके 6 छक्के, बिल्कुल ही एक तरफा कर दिया मैच। बहुत मारा साउथ अफ्रीका को, कोई मौका ही नहीं दिया वापसी का। अगले मैच में एक और मास्टर क्लास, 108 रन ठोक दिए। और उनकी सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि बार बार ओपनर बदलते रहे, मगर उनकी गेम पर कोई असर नहीं पड़ा। यह जबरदस्त रन बनाते चले गए। अगर इनका साथी फेल भी होता तो एक छोर से पूरा भरोसा देते और गेंदबाजों को लिटरली अपने विकेट के लिए तरसाते। जैसा कि कहते हैं ना, वैल्यू योर विकेट, वो सही मायनों में समझ आता था इनकी बैटिंग देखकर। फिर बांग्लादेश आया भारत और हम पहला मैच पारी और 130 रनों से जीत गए। इंदौर का वो मैदान और चौको छक्कों की बरसात कर दी मयंक ने। भाई साहब इतना मारा कि बॉलर्स बेचारे बिना आंसुओं के रो पड़े। केवल 330 गेंद, 243 रन ठोक दिए, 28 चौके 8 छक्के। इतना भयंकर मारा, वो भी 74 के स्ट्राइक रेट से, कोई 45 या 60 के स्ट्राइक रेट से नहीं। ताबड़तोड़ पिटाई की, भारत को दोबारा बैटिंग ही नहीं करनी पड़ी, ऐसा इंपैक्ट डाल गए। नीदरलैंड दौरे पे तो सारे ही फेल हुए। उस नाइटमेयर में भी लो स्कोरिंग मैच में 50 तो लगाई थी मयंक ने। मैं इन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, हाँ माना कि रन कम बनाए, लेकिन जब पूरी टीम फेल हो तो सिर्फ कप्तान या स्पेसिफिक प्लेयर को ब्लेम क्यों करें? हाँ, या तो उसने बहुत ही कुछ ब्लंडर कर दिया हो, फिर तो वो गुनहगार है। लेकिन मयंक का फेलियर कभी भी कोई बहुत लंबा नहीं चला। अगर एक आध मैच खराब गया भी तो उन्होंने हर बार अच्छी पारियां खेली, रन बनाए और अपनी वीकनेस पर ध्यान दिया, गेम पर काम किया। फिर कोविड के चलते कुछ नहीं हुआ, ये हम बखूबी जानते हैं। एक बहुत अच्छे आईपीएल के बाद मयंक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने गई यूएस टीम का हिस्सा थे, जो कि पहला टेस्ट खेल रही थी। पहली पारी में 17 रन, दूसरी पारी में फिर फेलियर, 36 ऑल आउट हुए, जिसमें टॉप स्कोर ही नौका था और इत्तेफाकन ये मयंक अग्रवाल का ही था। फिर समय चक्र घूमकर उसी मोड़ पर आ गया जहां से ये सब 2018 में शुरू हुआ था। भारतीय टीम फंसी भी हालात में, दोनों ओपनर आउट ऑफ फॉर्म। विराट भी वापस इंडिया गए,
ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था, ऊपर से इस टीम की रीढ़ की हड्डी हुई गायब। यहाँ डेब्यू हुआ शुभमन गिल का। मयंक एक बार और फेल। अंदर आने वाली गेंद उन्हें काफी परेशान कर दी। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में डक पर आउट हो गए। यह दौरा उनके लिए नाइटमेयर रहा। इसके बाद गिल और रोहित की जोड़ी हो गई परमानेंट, और जब इंग्लैंड भारत आया तो इन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया। सीरीज निकलती गई, महीने बीत गए, इन्हें कोई मौका नहीं मिला। WTC फाइनल शुभमन इंजर्डी खेल गए और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इनकी रिप्लेसमेंट थे मयंक अग्रवाल। अक्सर आपने सुना होगा कि खिलाड़ी का करियर कोई दूसरी टीम का बॉलर करता है, लेकिन बदकिस्मती का आलम कुछ ऐसा रहा। एक तो वैसे ही कोई मौका नहीं मिला 7 महीनों से। जब मिला तो प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद सिराज की बाउंसर इनके सिर में जा लगी। बिना मैच खेले कंकशन से बाहर हो गए और मौका मिला नहीं कि बचपन के घनिष्ठ मित्र KL राहुल को। वो भी वापसी को बेकरार थे। पहले टेस्ट में शानदार अर्धशतक, लॉर्ड्स टेस्ट में 100, ऐसा झपट्टा मारा कि फिट होने के बावजूद अग्रवाल बेंच पर ही बैठे रह गए। मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में, जहां मुंबई टेस्ट में पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन बना डाले। स्पिन के खिलाफ इनकी बैटिंग देखने लायक थी। जिस एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लिए थे, उन्हें तो आगे निकल करके छक्के मारे मयंक ने। इसके बाद भारत साउथ अफ्रीका गया। पहले मैच में इन्होंने 50 लगाई। इसके बाद कोई बड़ी पारी नहीं आई और 2022 में इन्हें सिर्फ 4 मैच खिलाए गए। इसके बाद सीधा टीम से ड्रॉप। दुख की बात तो यह है कि मामला यही रफा दफा हो गया। इनका केस यही क्लोज कर दिया गया। फिर स्क्वाड में भी इनका नाम आना बंद हो गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं, किसी ने जिक्र तक नहीं किया। कभी रोहित इंजर्ड हुए, कभी कोई और खिलाड़ी, मगर इनकी परमानेंट छुट्टी हो गई। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा किसी ने। ये कोई वन मैच वंडर नहीं जो कि रन ही न बनाते हो। डोमेस्टिक क्रिकेट रनों से भरा पड़ा इनके। हर साल आते हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी लगाते हैं, रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक सर्किट में रन बनाते हैं, मगर कोई नहीं पूछता इन्हें क्या कारनामे किए, कितने मैच जिताए, सब भुला दिया गया। टेस्ट क्रिकेट से राइट ऑफ। व्हाइट बॉल में कभी बैकिंग ही नहीं दी गई। ऐसा भी नहीं कि इनके आंकड़े बहुत खराब थे। 21 टेस्ट में 41 प्लस के एवरेज से 1488 रन थे, फिर भी कभी वो अप्रिसिएशन नहीं मिली। यशस्वी जायसवाल के आने से इनके करियर पर फुल स्टॉप लग गया। इंडिया ए टीम में भी जगह नहीं मिलती इन्हें। इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। कुछ भी हो, मगर इनके साथ अन्याय हुआ है। और जाते जाते कहना चाहूंगा कि भारतीय जुडिशरी की तरह BCCI की न्याय प्रणाली भी फिसड्डी है, जिसमें कई लूप होल्स बनते कम, तबाह ज्यादा होते हैं खिलाड़ी। फीलिंग सॉरी फॉर मयंक अग्रवाल, एक जबरदस्त टैलेंट जो कि वेस्ट चला गया। अब भैया मैं ज्यादा कुछ BCCI के बारे में नहीं बोलूंगा, एक कॉपीराइट स्ट्राइक पहले ही दे चुके हैं। हो सकता है ज्यादा कुछ बोल दूं तो चैनल ही बंद करवा दें। खैर, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। हम ढेर सारे अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।